अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आइए स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर। ये विद्युत धारा के अगली सीरीज में है। विद्युत से किस प्रकार चुंबक का प्रभाव उत्पन्न होता है, इस बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। इससे पहले हमने विद्युत धारा के कुछ चैप्टर पहले कर लिए हैं, जो पहले इससे पहले वीडियो आ चुकी है। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चुंबक क्या होता है? पहला क्वेश्चन है, चुंबक क्या होता है? उत्तर है, ऐसा पदार्थ जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। ऐसा पदार्थ जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक कई प्रकार के होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं छड़ चुंबक है, साइड में रखा हुआ है। ऐसा पदार्थ जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। और चुंबक का ये गुण चुंबकत्व कहलाता है। और चुंबक का ये गुण चुंबकत्व कहलाता है। अब चुंबक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्राकृतिक चुंबक। नंबर दो, कृत्रिम चुंबक। नंबर एक, प्राकृतिक चुंबक। नंबर दो, कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक में कौन से चुंबक आते हैं? जो प्रकृति में मिलते हैं। वो चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, वो प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। जैसे मैग्नेटाइट, लोहे का अयस्क होता है मैग्नेटाइट, इसका सूत्र है Fe3O4। ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है। कृत्रिम चुंबक में कौन से चुंबक आते हैं? वे चुंबक जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। वे चुंबक जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। पहला है छड़ चुंबक, नाल चुंबक, या चुंबकीय सुई, या कंपास सुई। ये सारे किसमें आते हैं? कृत्रिम चुंबक में। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रश्न 2, चुंबक के गुण लिखिए। चुंबक के गुण क्या होते हैं? कौन कौन से गुण पाए जाते हैं चुंबक के अंदर, उसको हम देखेंगे यहां पर। नंबर एक, उत्तर में नंबर एक है, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। पहला ध्रुव कौन सा होता है? उत्तरी ध्रुव, और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। दूसरा है, ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। यानी जो क्वालिटी है चुंबक की, वो कहाँ अधिक होगी? ध्रुवों पर अधिक होती है और बीच में कम होती है। ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है और बीच में चुंबकत्व सबसे कम होता है। तीसरा है, चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर, चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर हमेशा चुंबक उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है। यानी चुंबक को जो लटकाएंगे, लटकाने पर चुंबक कैसे ठहरता है? लटकाने पर चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। चौथा है, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पांचवा है, चुंबक को बीच से तोड़ने पर नए चुंबक बन जाते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं नीचे चित्र में, और नॉर्थ साउथ लिखा हुआ है, और तोड़ने पर बीच में से तोड़ने पर दो नए चुंबक बन जाते हैं और नए ध्रुवों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? अगला है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? उत्तर है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस दिशा में होती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस दिशा में होती है? उत्तर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। क्वेश्चन 5, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? क्वेश्चन 5 है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? उत्तर है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर लगने वाला जो बल होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर लगने वाला बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? उत्तर है, चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं चित्र में एक साइड में नॉर्थ है, एक साइड में साउथ है, और नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं बाहर कर्व के रूप में चल रही हैं, वक्र के रूप में चल रही हैं, और साउथ से चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश करती हैं और नॉर्थ से बाहर निकल जाती हैं। प्रश्न 7, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण यानी क्या क्या विशेषताएं होती हैं चुंबकीय बल रेखाओं में? उत्तर है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण में पहला गुण है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्रों के रूप में चलती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्रों के रूप में चलती हैं। दूसरा है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तीसरा है, एक बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की दो दिशाएं संभव नहीं हैं। एक बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की दो दिशाएं संभव नहीं होती हैं। चौथा है, ध्रुवों पर बल रेखाएं पास पास होती हैं। ध्रुवों पर बल रेखाएं पास पास होती हैं और ध्रुवों से दूर बल रेखाएं दूर दूर होती हैं। पांचवा है, चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती हैं और उत्तरी ध्रुव से बाहर निकल जाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती हैं और उत्तरी ध्रुव से बाहर निकल जाती हैं। जैसा कि आप नीचे चित्र में देख रहे हैं, साउथ से प्रवेश कर रही हैं और नॉर्थ से बाहर निकल जा रही हैं। दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती हैं और उत्तरी ध्रुव से बाहर निकल जाती हैं, और जहां ये क्रॉस लगा है ये उदासीन बिंदु होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? उत्तर है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एम्पियर के तैरने का नियम क्या होता है? एम्पियर के तैरने का नियम क्या होता है? उत्तर है, यदि कोई व्यक्ति धारा की दिशा में इस प्रकार तैर रहा हो कि उसका मुंह चुंबकीय सुई की ओर हो।
अभी आप चित्र में देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति धारा की दिशा में इस प्रकार तैर रहा हो कि उसका मुंह चुंबकीय सुई की ओर हो तो सुई का उत्तरी ध्रुव उसके बाएं हाथ की ओर घूम जाता है। तो सुई का उत्तरी ध्रुव उसके बाएं हाथ की ओर घूम जाएगा। इसे ही एम्पियर का नियम कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति धारा की दिशा में इस प्रकार तैर रहा हो कि उसका मुंह चुंबकीय सुई की ओर हो तो सुई का उत्तरी ध्रुव उसके बाएं हाथ की ओर घूम जाएगा। इस नियम की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर हमने कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी शामिल किए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है। आप चित्र में देख रहे हैं, एक तार है हमारे पास, ए बी तार है। उस तार का एक खंड लिया है हमने डेल्टा एल, और उस तार से कुछ दूरी पर एक पी आवेश रखा है, जो कैसा आवेश है? धनात्मक आवेश। कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर है, और तार के साथ थीटा कोण बना रहा है। अब इस पर लिख देते हैं हम। माना एक धारावाही चालक तार ए बी है जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। तार के खंड डेल्टा एल से थीटा कोण पर तथा आर दूरी पर रखे एकांक धनावेश पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी निम्न बातों पर निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है, यानी तार द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है वो नीचे लिखा गया है। नंबर ए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होती है। इसका मतलब यह है कि धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाता है। धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है और धारा का मान कम करने पर चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है, अर्थात बी समानुपाती आई और समीकरण 1। दूसरी बात है नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी तार के खंड की लंबाई डेल्टा एल के समानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा एल के समानुपाती होती है। इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा एल यानी लंबाई बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बढ़ जाएगी, अर्थात बी समानुपाती डेल्टा एल। तीसरा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी तार और आवेश के बीच की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी, अर्थात बी समानुपाती 1/r²। बी समानुपाती 1/r² और समीकरण 3। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको शामिल किया गया है। नंबर 4 है, नंबर डी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी तार और आवेश को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण के साइन के समानुपाती होता है। साइन को ज्या भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी तार और आवेश को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण के साइन के समानुपाती होता है, अर्थात बी समानुपाती साइन थीटा, यानी साइन थीटा बढ़ने पर कोण का मान बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाती है। ये समीकरण 4 है। इसके बाद सारी समीकरणों को शामिल कर लेते हैं। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 को शामिल करने पर क्या बनेगा? बी समानुपाती आई इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा अपॉन r²। बी समानुपाती आई गुणा डेल्टा एल गुणा साइन थीटा बटे r²। हमने समीकरण 1, 2 और 3 और 4 को शामिल करने के बाद इसको प्राप्त किया है। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इक्वल आ जाएगा। इक्वल के साथ में एक कांस्टेंट आ जाता है और वो कांस्टेंट यहाँ पर μ0 या μ0 अपॉन 4 पाई है। μ0 अपॉन 4 पाई, बी इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई इंटू जो ऊपर लिखा है उसको उतार देंगे, आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। समानुपाती का चिन्ह हटने पर समानुपाती का चिन्ह हटने बराबर आता है और बराबर के साथ में एक कांस्टेंट आता है। वो यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट है? μ0 अपॉन 4 पाई। यही बायो-सेवर्ट का सूत्र है धारावाही चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र।
यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होती है। 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होती है। यहाँ पर ये जो म्यू नॉट है इसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। म्यू नॉट को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, और म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। यही बायो सैवर्ट का सूत्र भी है। प्रश्न 11, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करना है। अभी हमारा जो तार था वो टेढ़ा बेढ़ा भी हो सकता था, अब जो हमारा तार है वो सीधा है और अनंत लंबाई का है। अभी हमने खंड लिया था छोटा सा एक डेल्टा एल, अब हम जो तार लेंगे वो लेंगे अनंत लंबाई का तार, और तार भी कैसा है, सीधा। तार कैसा है, सीधा तार है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, और तार से r दूरी पर एक आवेश है, वो P लिखा हुआ है, और तार भी किस लंबाई का है, अनंत लंबाई का। आइए इसको लिखते हैं। माना अनंत लंबाई का एक सीधा तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार इस तार से r दूरी पर एक आवेश P रखा है। तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B निम्न बातों पर निर्भर करती है। जो हमने चित्र में देखा है वही हमने यहाँ लिख दिया। माना अनंत लंबाई का एक तार है, माना अनंत लंबाई का एक सीधा तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार से r दूरी पर एक आवेश P रखा है। तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B निम्न बातों पर निर्भर करती है। नंबर A, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B प्रवाहित धारा I के समानुपाती होती है। इसका मतलब यह है कि B कब बढ़ेगा, जब I बढ़ेगा। धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ जाती है, अर्थात B समानुपाती I। समीकरण 1 हो गई है। अब नंबर B पे आते हैं। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B आवेश और तार के बीच की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B आवेश और तार के बीच की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात B व्युत्क्रमानुपाती r, अर्थात B व्युत्क्रमानुपाती r। जब व्युत्क्रमानुपाती लिखा होता है तो उसको नीचे लिखते हैं, और ये समीकरण 2 हो गई। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, B समानुपाती 1/r। जब 1/r बोलेंगे तो समानुपाती बोलेंगे, और जब B व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे तो सिर्फ r बोलेंगे, B व्युत्क्रमानुपाती r। अब समीकरण 1 और 2 को दोनों को शामिल कर लेते हैं एक साथ, तो ये हमारा आ जाएगा B समानुपाती I/r। B समानुपाती I/r। यहाँ पर ये जो समानुपाती का चिन्ह लगा है यहाँ बराबर आएगा, और ये धोखे से लिख गया है, गलती से लिख गया है। ये B बराबर K इंटू I/r होगा। B बराबर K इंटू I/r होगा, जहाँ B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और I विद्युत धारा है, और R तार और आवेश के बीच की दूरी है, और K नियतांक है। जब बराबर आता है तो एक नियतांक आता है साथ में, तो B बराबर K इंटू I/r, जहाँ K क्या है, नियतांक है। तो यहाँ समानुपाती का चिन्ह नहीं आएगा, यहाँ बराबर आएगा। यही है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में लिखिए। धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में लिखिए। धारावाही प्रणालिका क्या होती है इसको समझेंगे, और इससे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके बारे में बात करेंगे। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, चित्र में एक पाइप नज़र आ रहा है आपको, और ये एक आधार से लटका हुआ है। नीचे की तरफ एक सेल है, एक कुंजी है,
और प्लास्टिक के पाइप पर तांबे का तार लपेटा गया है, कॉपर का तार लपेटा गया है। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। परिनालिका की डेफिनेशन क्या होती है? परिनालिका किसी प्लास्टिक के बेलनाकार पाइप के ऊपर तांबे के तार को लपेटकर बनाई गई बहुत अधिक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। किसी प्लास्टिक के बेलनाकार पाइप के ऊपर तांबे के तार को लपेटकर बनाई गई बहुत अधिक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। ये प्लास्टिक का पाइप है और इसके ऊपर कॉपर का तार लपेटा गया है, बहुत अधिक फेरे लगाए गए कॉपर के तार से, इसे ही परिनालिका कहते हैं। जब इस कुंडली में किसी सेल के द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली दंड चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। दंड चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। इसको आगे हम चित्र के द्वारा समझेंगे। यहां पर एक चित्र देख रहे हैं आप। इस चित्र में एक साउथ सिरा है, एक नॉर्थ सिरा है। चुंबकीय बल रेखाएं साउथ से प्रवेश करके नॉर्थ से बाहर निकल रही हैं और बाहर वक्रों के रूप में चल रही हैं। जैसे ही सेल से धारा प्रवाहित करते हैं, जो कुंडली होती है वो दंड चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है और इसके सारे गुण, जो चुंबकीय बल रेखाएं बनेंगी यहाँ पर, इन सब के गुण भी दंड चुंबक की जो बल रेखाएं होंगी उनके साथ ही, उनके जैसा ही कार्य करती हैं। बल रेखाओं गुण पढ़ लेते हैं। नंबर 1, परिनालिका के अक्षों पर बल रेखाएं पास पास होती हैं। जैसे दंड चुंबक में होता है वैसे यहाँ पर होता है। परिनालिका के अक्षों पर बल रेखाएं पास पास होती हैं। नंबर 2, परिनालिका के अक्ष ध्रुवों की तरह काम करते हैं। ये जो अक्ष हैं, 2 सिरे हैं, ये ध्रुवों की तरह काम करते हैं। तीसरा, बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती हैं और उत्तरी ध्रुव से बाहर निकल जाती हैं। साउथ से प्रवेश करती हैं, नॉर्थ से बाहर निकल जाती हैं। चौथा है, बल रेखाएं बंद वक्रों के रूप में चलती हैं। बल रेखाएं बंद वक्रों के रूप में चलती हैं। पांचवा है, परिनालिका के तल के सामने से देखने पर, अगर हम साउथ साइड से देख रहे हैं या नॉर्थ साइड से देख रहे हैं, तो परिनालिका के एक तल के सामने देखने पर यदि धारा क्लॉकवाइज होती है तो परिनालिका के सामने का अक्ष दक्षिणी ध्रुव होता है और इसका उल्टा नॉर्थ से देखते हैं तो धारा एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज में वो नॉर्थ सिरा होगा। परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। परिनालिका से चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है उसे पढ़ेंगे आगे हम। परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। नंबर 1, परिनालिका में फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। परिनालिका में फेरों की संख्या बढ़ाने पर या कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाता है। दूसरा है, विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। यदि कुंडली में विद्युत धारा का मान बढ़ा दिया जाए तो भी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। तीसरा है, परिनालिका के भीतर लोहे की छड़ रखने पर चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाता है। अगर इस खोखले पाइप के अंदर लोहे की एक रॉड रख दी जाए तो भी चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या होता है? मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या होता है, इसको पढ़ते हैं आगे। उत्तर है, आप चित्र में देख रहे हैं कि एक हमारा पेंच है और पेंच की जो नोक है वो विद्युत धारा को प्रदर्शित कर रही है और पेंच के घूमने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। आइए इस नियम को देखते हैं। यदि पेंच कसते समय पेंच कस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाया जाए कि पेंच की नोक धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो पेंच के घूमने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यदि पेंच कसते समय पेंच कस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाया जाए कि पेंच की नोक धारा की दिशा को प्रदर्शित करे,
तो पेंच के घूमने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। इसी को ही मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम कहते हैं। इसी को मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है? फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक है, इनके फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। उत्तर है सबसे पहले एक आप फिगर देख लें, एक चित्र देख लें। इस चित्र में हमें अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाना है कि अंगूठा और उंगली उसके पास वाली चित्र के अनुसार रहें, और तीनों कैसी होंगी? लंबवत होंगी। आइए फ्लेमिंग का नियम देखते हैं। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तब यदि अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा उसकी नीचे वाली उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे, यदि अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र को तथा उसकी नीचे वाली उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र लिखना है, सूत्र का निगमन करना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल के लिए सूत्र का निगमन। चुंबकीय क्षेत्र में एक तार रखा हुआ है, माना एक L लंबाई का तार है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर रखा हुआ है। तार में धारा I प्रवाहित हो रही है। तब आप चित्र में देख रहे हैं एक तार है जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है, और कोण कितना बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। तार की लंबाई कितनी है? L है। तो तार पर जो बल लगेगा, तार पर लगने वाला बल F तार में बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। अगर कोई तार है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, थीटा कोण पर रखा है, L लंबाई का तार है, तो उस तार पर जो बल लगेगा वो बल, तार पर लगने वाला बल F तार में बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। यानी धारा बढ़ने पर बल भी तार पर जो लगेगा वो बढ़ जाएगा। F समानुपाती I, अर्थात F समानुपाती I समीकरण 1। दूसरे पे आते हैं। B, तार पर लगने वाला बल F चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के समानुपाती होता है। जो बल लगेगा वो चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है जिस चुंबकीय क्षेत्र में तार रखा हुआ है, अर्थात F समानुपाती B, और ये समीकरण 2। यानी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ने पर बल भी बढ़ जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लिया। नंबर C पर आते हैं। तार पर लगने वाला बल F तार की लंबाई L के समानुपाती होता है। तार पर लगने वाला बल F तार की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती L। जो तार की लंबाई है, अगर उसको बढ़ा दिया जाए तब बल भी बढ़ जाता है। D है, तार पर लगने वाला बल F तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण थीटा के साइन के समानुपाती होता है। तार पर लगने वाला जो बल होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के बीच, तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कोण होता है उस कोण की ज्या के या साइन के समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती साइन थीटा। समीकरण 4 हो गई है। इसका मतलब यह है साइन थीटा बढ़ने पर बल भी बढ़ेगा। अब इन चारों समीकरणों को शामिल कर लेते हैं। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 को शामिल कर लिया, और शामिल करने से हमें जो F मिलेगा वो आएगा F समानुपाती B इंटू
आई इंटू एल इंटू साइन थीटा, एफ समानुपाती बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन थीटा। जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर आएगा, और बराबर के साथ एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट यहां पर क्या है, के। तो एफ बराबर के इंटू बी आई एल साइन थीटा, एफ बराबर के इंटू बी आई एल साइन थीटा, जहां पर के क्या है, नियतांक कांस्टेंट है के, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, आई विद्युत धारा है, एल तार की लंबाई है, एल तार की लंबाई। तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई तार रखा होता है तो उस पर जो बल लगता है वो इस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। प्रश्न नंबर 15, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र के कई मात्रक होते हैं, बहुत सारे मात्रक होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के, उन सारे मात्रकों को बताना है कौन कौन से मात्रक होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के। नंबर 1 है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का पहला मात्रक कौन सा है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। दूसरा मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरा मात्रक है गॉस, चुंबकीय क्षेत्र का तीसरा मात्रक है गॉस। नंबर 4, चौथा मात्रक है टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का चौथा मात्रक है टेस्ला। अच्छा, एक गॉस 10⁻⁻4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के बराबर होता है। एक गॉस जो होता है 10⁻⁻4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के बराबर होता है, और एक गॉस 10⁻⁻4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यहीं पर हम इसको ख़त्म करते हैं, तो हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर पूरा हो गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लॉरेंज बल क्या होता है। वैसे हमारे क्वेश्चन यहाँ रह गए हैं कुछ, अभी हमें कुछ क्वेश्चन और शामिल करना है, वो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी। आइए देखते हैं लॉरेंज बल क्या होता है। लॉरेंज बल क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल के लिए सूत्र ज्ञात करना है। जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति करता है तो उस पर क्या बल, कौन सा बल लगता है, उसे देखते हैं। लॉरेंज बल क्या होता है, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उस बल को ही लॉरेंज बल कहते हैं। और इसको निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उस बल को ही लॉरेंज बल कहते हैं। यहाँ पर F बल है, Q आवेश है, V आवेश की जो चाल है वो है, और B चुंबकीय क्षेत्र है, और किस कोण पर गति कर रहा है वो आवेश, वो साइन थीटा में ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। ओरेस्टेड ने इसकी खोज की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, ओरेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 18, एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण, एक आवेश है और वो गति कर रहा है, तो उसके द्वारा क्या क्या चीजें उत्पन्न होती हैं वो देखते हैं हम। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है वो। जब एक आवेश गति करता है तो उसके द्वारा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब खत्म करते हैं इस चैप्टर को।
अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, वो अगली वीडियो में हम देख लेंगे, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय। बड़े कम नजर थे, गुनाहगार थे हम, मगर तेरे दिल को लुभाते रहे हैं। यही सोच कर तुम भुला